इनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। आप कह रहे हैं इनको जरूरत क्या है, इनको तो वाकई जरूरत नहीं। 303 पिछली बार लाए थे, तो ये तो वहां से शुरू कर रहे हैं। एक सेकंड, एक वक्त पर बीजेपी को राजनीतिक रूप से अछूत पार्टी माना जाता था, सब दूर रहते थे, सांप्रदायिक कहते थे आप लोग, और वजह से दूर। अब हर पार्टी देश में उनके साथ गठबंधन करे, बीजेडी के साथ अलायंस। इसकी गंभीरता समझिए। टीडीपी तो पहले भी रह चुकी है। अब ऐसे में आप अपना कुनबा क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? जो सब आए थे मंच पे वो भी एक एक करके छिटक रहे हैं। देखिए, जो साथ इस क्वेश्चन को तो एड्रेस कीजिए। जो साथ आ रहे हैं वो सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में लिया है, हाँ। जो नुकसान नीतीश कुमार को लेने से हुआ है, वही नुकसान में अभी 2 दिन पहले भुवनेश्वर से बीजेडी किस डर से आ रही है, आप ये बताइए। मैं बता रहा हूं ना आपको। हाँ, वहां तो मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट पूरा स्टेट जानता है डिफंक्ट है। सत्ता का यार और पुराना प्यार चला रहे हैं, ये पूरा उड़ीसा जानता है। एक ब्यूरोक्रेट चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी पीछे से चला रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनता से चुनकर आते हैं या किसी के आशीर्वाद से? आप देख लीजिए, आज मैं कह रहा हूं जो बिहार में हर्ष इनका होगा वो उड़ीसा में होगा। मैं निषाद साहब से सिर्फ सवाल करना चाहता हूं। निषाद साहब, आपने 17 जातियों के लिए मांग की थी और एक बड़ा रैली भी बुलाई थी और कहा था कि अमित शाह साहब घोषणा करने वाले वो अति पिछड़े से एससी में आ जाएंगी। क्या वो आ गई एससी में? आज बताइए। आपने केवटों का जिक्र किया, क्या केवटों की नदी के किनारे तोड़कर जो रेत का अवैध उत्खनन करते थे उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रश्न नहीं दिया? आपने भी जवाब दीजिए। संजय जी दे रहे हैं। और आखिरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए आपका स्टैंड वो बरकरार है जो आपने बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हुए? वो मैं पूछना चाहता हूं। मैं आपका जवाब उसी लहजे में दूंगा कि देश संविधान से चलता है और संविधान बनाने में निषादों की बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल, इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे 1857 की लड़ाई, 12 अक्टूबर 1871 में क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। अंग्रेजों ने कहा था डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, और बदमाश का बेटा बदमाश है। कतली है निषाद। ये चूंकि तब रोड नहीं था, ये हाईवे नहीं था, नदियों से आते जाते थे। हमारे लोगों ने अंग्रेजों को मार मार के काट के इस देश को आजाद कराया। क्रिमिनल कास्ट घोषित हो गया। सुनिए, पूरा सुनिए ना, पूरा सुनिए। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ। देश जब आजाद हुआ उस समय क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की इंक्वायरी कमेटी 1949-50 अंथा सेमेनगार कमेटी की अध्यक्षता में बनी। उसने रिपोर्ट दिया कि 578 जातियां इस देश को आजाद कराने वाली, जिसको अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है। इन्होंने उस कमेटी के रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। जब मैं जगाना शुरू किया तो कांग्रेस को, हमारे इस 578 जातियों ने जब जाना कि कांग्रेस का कितना काला चरित्र है, उनको कूड़ेदान में। पूरा बात सुन लीजिए, पूरा बात सुनिए, पूरा बात सुन। वही जनगणना मना कर रहे हैं, आप चाहते हैं जातिगत जनगणना? वहीं जा रहा हूं। देश आजाद हुआ 1950 में। सेकंड इंडिया एक्ट बना 1935-36 में। अनुसूचित जाति की सूची बनी। उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये ग्रुप ऑफ कास्ट बना। देश तो आजाद हो गया 1950 में। संविधान बन गया। संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से एक नोटिफिकेशन मंगाया गया था कि कौन सी जातियां सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं ड्यू टू द हिस्टोरिकल जो है अनटचबिलिटी से। उसमें लेदरमैन भी आ गया। हम मझवार, गांव, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से उत्तर प्रदेश में आ गए। पूरे देश के मछुआरे लेदरमैन के, वाशरमैन के, फिशरमैन के रूप से इंक्लूड हो गए। 75/4/1950 फाइल का नाम है। 1912 तक तो थे। हमारी गिनती 1961 में 70 लाख थी। इनकी सरकार थी। हमारे उपजातियों को किस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति में डाल दिया? जब हम केवट मल्लाह को राष्ट्रपति ने गिन दिया मझवार में, तो 70 लाख से ये घटा के 7000 कर दिए। तो जब हमारे उस फाइल को जब मैंने आरटीआई में मांगा तो आरटीआई में पता चला, गृह मंत्री गए उत्तर प्रदेश में, माननीय मोदी जी, उसको उसी पाता हूं, माननीय योगी जी ने पत्र लिखा, प्रस्ताव भेज दिया था अखिलेश यादव की सरकार तो होने दे। अखिलेश आप भूल गए? मैंने पूछ रहा हूँ, 17 भूल गए ना। मैं कभी बोला नहीं आपको। मैं कह रहा हूं कि जब वो प्रस्ताव भेजा माननीय योगी जी को, मैंने पत्र दिया कि केवट मल्लाह, मझवार, अनुसूचित जाति का हकदार, मेरी गिनती 1961 में हुई। ये मारने वाली पार्टियों को हमने मरवा दिया, हटा दिया है और हमारी गिनती 7000 कर दिया और हमारा मझवार का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अखिलेश जी ने हमें लटकू राम बना के रखा। ये 17 पिछड़ी जाति को पिछड़ी से निकालते थे, बसपा स्टे लेती थी। हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये मामला उत्तर प्रदेश का नहीं बनता है और ऐसे लोग मूर्ख में बनाए। गदगद है, मौजूदा वक्त में गदगद है। ये जाति दिल्ली, ये लोकसभा के रिकॉर्ड का जवाब है।
मेरे पास कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया। मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट आई थी और हमने एक रिफ्यूज मिनट रह गया है। थोड़ा लंबा जब जल्दी आरटीआई में पता चल गया कि 2012 में इनकी सरकार थी, वो फाइल ही होम मिनिस्ट्री से गायब कर दिया। अब है ही नहीं, उन्होंने कहा खोजा नहीं जा। मेरे पास एविडेंस नहीं था। मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को। आरजीआई से लिखवाया, केवट मल्ला मजवार अनुसूचित जाति के हकदार है। हमारी सरकार इस पे पहल कर रही है। आपकी सरकार फाइल गायब कराती है आरक्षण की। किस मुंह से आप कह रहे हैं? 2-3 अब सवाल लेते हैं। एक सेकंड प्लीज। सर 2019 में इलेक्शन से पहले देखा गया था कि एक मूवी आई थी उरी। अभी 2024 के इलेक्शन से पहले भी एक मूवी आई है आर्टिकल 370। इसमें जो कंटेंट दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा ही एक पॉलिटिकल पार्टी के साइड है, लाइक बायस है। सो क्या ये ऑडियंस को और पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए ये टाइमिंग है मूवी? आपको लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी ने ये मूवी बनवाई है? मैं आप उन्हीं से पूछ रही हैं। हाँ जी, बट मैं आपका सवाल डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए किसके लिए है? मेरा सवाल इन जनरल डायरेक्टर या बीजेपी के लिए है। ठीक है, आप मैनिपुलेट करके क्या ये कर रहे हैं? देखिए, जो आर्टिकल 370 मूवी अगर जाके देखिएगा उसमें एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं दिखाया गया है। अगर आपको लगता है बायस्ड है तो उसमें तो ये हकीकत बताई गई है बायस्ड है कि वो पॉइंट नंबर डी गायब, मतलब अभी इन्होंने फाइल बताया, संविधान का अनुच्छेद गायब। और मैं सब बच्चों से कहता हूं जाके चेक करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बगैर संसद में पारित हुए पास हो सकता है? 35 एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से पारित हो गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं। और वैसे मैं एक बात बताऊं, अब तो मूवी सब आप ही बनवा रहे हैं? नहीं, सुनिए तो ये तो इनका आरोप है, मगर अब तो जो क्लासिफाइड, देखिए क्या होता है कि जो फॉरेन में इंटेलिजेंस एजेंसीज की फाइल्स हैं वो 40-40 साल के बाद, 33 साल के बाद क्लासिफाइड हो जाती हैं। अब तो बात आ रही है कि वो रिचर्ड एटनबरो की गांधी को इंदिरा गांधी की सरकार ने फंड किया था। अरे सुधांशु जी, अब तो ये बात बाहर आ रही है ना। सांसद होके गलत तो तथ्य मत रखिए। आर्टिकल 370 अगला सवाल ले लेते हैं। वो तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अमेंड हुए सारे। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन अभय सर से है। अभय जी आपसे सवाल है, रुकिए। आपने ऑर्डर के इन जातियों को ओबीसी में कैसे डाल दिया गया जब एक बार राष्ट्रपति? सर अभी आएंगे उस पे आएंगे, रुकिए। नहीं, बहुत सही बात है। मेरा क्वेश्चन अभय सर से है। सर आपने पिछले दिनों इंडिया अलायंस बनाई थी एनडीए से टक्कर लेने के लिए, बट जब से हम देख रहे हैं कि आपने अपने बड़े 2 स्टेट इलेक्शन आप हार चुके हैं, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के, तो और बीजेपी कह रही है कि वो इस बार 400 पार कर देगी, जो लग भी रहा है काफी हद तक। तो क्या आपकी क्या प्लानिंग है और राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं आगे के लिए? देखिए, कर्नाटक हम जीते भी थे, हिमाचल प्रदेश हम जीते भी थे। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के दरवाजे से बिल्कुल तरह बाहर है और साफ है। तो पूछ रहे राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं? आज की डेट में दक्षिण ये जो हमारे ज्यादा आपके राहुल गांधी से लड़ेंगे, बीजेपी ललकार रही है बार बार। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि जो छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी की है, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, अंदर खाने में बहुत दिक्कत है। खुद संजय निषाद जी जब ये कह दे कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहता हूं, संजय निषाद जी ने ये बात छुपाई। संजय निषाद जी को बार-बार थोड़ा तो सवाल का जवाब चाहते हैं, जिस पर बीजेपी घेर रही है कि यूपी से कांग्रेस पलायन कर रही है, अमेठी क्यों नहीं कमिट कर रही, रायबरेली क्यों नहीं कमिट कर रही है? स्मृति ईरानी जी की बाइट बताई, उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी अभी आपने? उन्होंने स्मृति जी के चेहरे पर शिकन क्या? फिर आप सवाल का जवाब दे दे, छोड़े ना स्मृति ईरानी को। वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं या नहीं? देखिए, तो पार्टी हमारे सीईसी इसका फैसला, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी अकेले लड़कर बताएं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन। अरे साहब, इतने प्रचंड बहुमत की सरकार है, फिर क्यों डरती हैं आप? जो फैसला होगा वो अच्छा होगा और उत्तर प्रदेश इतिहास लिखा जाएगा इस बार जब टिकट अनाउंस। अच्छा, ये संजय जी एक जवाब दे, छोटा जवाब दीजिएगा, बहुत लंबा बोलते हैं। कमल, क्या ये दबाव है कि आप लोग कमल सिंबल पे लड़िए, या आप चाहते हैं कि आप अपने सिंबल पे चुनाव में लड़ें? हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। अभी तो होने दीजिए घोषणा। वो तो हम लोग जीत के लिए आए हम लोग। और जब से निषाद पार्टी आई है तो कांग्रेस साफ हो गई और सपा हाफ हो गई। कई जगह फॉर्मूला दे रही है कि उम्मीदवार आपके हो लेकिन सिंबल कमल का हो। निश्चित रूप से नहीं, वो तो उस समय हम 23 दिन रह गया था लास्ट में। 8 सीटें थी जब इन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें लिया था। वो 8 सीटें हमें सिंबल से लड़ने के लिए मिला था, लेकिन हारने के लिए पार्टी थोड़ी बनाई, जीतने के लिए बनाई है। इसलिए इंजीनियर प्रवीण निषाद को तो ये फॉर्मूला आपको कबूल है कि मतलब आपका उम्मीदवार हो, बीजेपी के सिंबल पे भी लड़ना हो तो आप लड़ें? उस समय के लिए था। अभी देखे 2022 में हमने 6 सीटें निषाद पार्टी के सिंबल से जीत के आए, और फिर भी निषाद पार्टी अपने सिंबल से लोकसभा में बताइए ना साफ साफ
आएगी आएगी, अभी तो मैं बातचीत क्या हो रही है। आएगी? अभी तो हमारी बातचीत, अभी गृह मंत्री के साथ बैठे उम्मीदवार आपका और कमल छाप। नहीं, वो तो प्रवीण जी परिवार हमारे परिवार के भाजपा के हैं, तब भी सिंबल से उनके थे, आज भी हैं। अभी निषाद पार्टी की जिस दिन बैठक होगी उस दिन उस निषाद पार्टी की घोषणा होगी। आपके मन में क्या चल रहा है? आप ही तो सर्वा हैं। नहीं, हम तो अपने पार्टी के, भाई हाँ। हम तो अनुशासित सिपाही हैं, ऐसे थोड़ी है अपने से घोषणा कर देंगे कि हमारा वहां लेकिन लड़ेंगे। लेकिन तैयार है ऐसा लग रहा है, नहीं, मतलब नहीं, आपका उम्मीदवार हो, कमल का भी नहीं, सिंबल नहीं, हो, हमारे जीतना है तो। भाई मैं तो संतुष्ट हूँ, हमारी किसके पार्टी अनुशासित सिपाही निश्चित हैं? हमारे कार्यकर्ता, मेरा समाज तब संतुष्ट होगा जब अनुशासित निषाद सिपाही पार्टी किसके हैं? निषाद पार्टी के सिंबल से उसे एक सीट मिलेगी और उस पर हम लोग डालेंगे। देखिएगा, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी देखेगी और एक सीट निश्चित रूप से कहीं भी हारी हुई मिलेगी, उसको जीत में बदलने के लिए डॉक्टर शांत पंवार आते हैं और देखिएगा जिता के लाऊंगा और निषाद पार्टी का सिंबल लोकसभा में आएगा, पूरा विश्वास में दिलाता हूँ। चलिए, अब सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूं। फिर दो उन्होंने तीन कहा सवाल उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखा जाएगा, नहीं इतिहास लिख दिया गया। 2019 के लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के युवराज चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही राहुल गांधी जी की माताजी आदरणीय सोनिया जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता जी ने चुनाव लड़ने की मना करके जाकर राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भर दिया। अब यह दर्शाता है कि शीर्ष नेतृत्व को इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं। जबकि मैं एक खास बात बता दूं, पिछले लोकसभा चुनाव में आपको लग रहा है रायबरेली भी इस बार जीत आप जाएगी? मेरी बात तो सुनिए, आप इनसे पूछ रही थी सिंबल की बात। साहब, पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने सिर्फ 2 ही सीटों पर कांग्रेस का समर्थन किया था, अमेठी और रायबरेली। कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, उसके बावजूद राहुल गांधी अमेठी हार गए और सोनिया गांधी जी 1 लाख कुछ हजार से जीती, जो उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर की सबसे छोटी लड़ाई है। वो समझिए, अब सपा से गठबंधन करने के बाद अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये कांग्रेस के ऊपर ही नहीं, सपा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। कहावत है ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो क्या लड़ेंगे जो वायनाड की ओर चले। पर अभी तो यूपी का अनाउंसमेंट ही नहीं हो रहा ना सर। हम एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है 60 उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स उनके खड़े होंगे चुनावी मैदान में, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, दक्षिण के ज्यादातर राज्य हैं, उसका ऐलान किया जाएगा। अच्छा, दक्षिण में बड़ी मजेदार बात है। आज पिनारी विजयन जी का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी मोदी जी की क्यों तारीफ कर रहे हैं, और मजे की बात है वायनाड में भी कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया है। मतलब पता नहीं क्या, जहां राहुल गांधी जी जाते हैं कुछ ना कुछ समस्या ही लेके आते हैं। अच्छा खासा केरल में मामला चल रहा था तो वहां भी जाके कुछ बच्चन फंस गया।